हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है कुछ 7 to 8 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जहां पे जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल रही है और इसके साथ साथ ये सारी कंपनीज जो है कहीं ना कहीं जो है हमें रीजनेबली वैल्यूड लगती है। तो जब आप कोई भी कंपनी के अंदर देख रहे हो तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको जो है उसकी स्टार्टिंग वैल्यूएशन के अंदर जो है थोड़ा बहुत कंफर्ट देखने मिल रहा है तो आपको जो है उन कंपनीज को पढ़ने में भी जो है मज़ा आता है। और आप किसी भी स्टॉक को अगर देख रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपका स्टार्टिंग वैल्यूएशन जो है ना वो थोड़ा लोअर साइड पे या फिर कंफर्टेबल है तो वहां पे आप देखोगे तो आपके वहां पे रिटर्न्स के जो पोटेंशियल है ना, जो रिटर्न्स का जो स्कोप है ना, वो भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलता है। और जब ग्रोथ थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाती है तो हम पे जो है इतना बड़ा रिस्क भी नहीं रहता है। जैसे कि हम बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स की बात करें तो वहां पे आप देखोगे तो अगर हमें एक भी क्वार्टर के अंदर ग्रोथ कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हुए देखने मिलती है तो वहां पे आप देखोगे तो स्टॉक के प्राइस के अंदर जो है हमें मैसिव फॉल देखने मिलता है। तो बिना कोई देरी किए जो है हम सीधा स्टॉक्स को बात करना स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि यार कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि बॉस आपको जो है एज इन्वेस्टर कंसिडर करनी चाहिए और इन्हें जो है जाकर रीड करना चाहिए। बट उसके पहले दिस वीडियो इज नॉट फॉर एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो मैं बस आपको यही बता रहा हूँ, मैं बस आपको स्टॉक स्क्रीन कर दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इन कंपनीज के अंदर जो है आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पहली कंपनी है उसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास। अब स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी है ना, ये इसका आईपीओ जो है ना अभी रिसेंटली आया था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंपनी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये कंपनी आपके सेमीकंडक्टर आई एम सॉरी आपके केमिकल सेक्टर, इसके साथ साथ आपके सीडीएमओ सेक्टर के लिए जो है प्रॉक्सी बनकर आती है। तो स्टैंडर्ड ग्लास का जो बिजनेस है ना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ग्लास लाइनिंग्स बनाते हैं जो कि आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स के अंदर यूज होता है। तो कंपनी क्या क्या करती है, यहाँ पे जो है ये लोग पहले रॉ मटेरियल स्टोर कर रखते हैं, फिर इसके बाद जो है उसे रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन किया जाता है, फिर उसके बाद फिल्टर करा जाता है और फिर उसके बाद जो है ड्राइंग करा जाता है। बट रिएक्शन के प्रोसेस के अंदर आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हीट एक्सचेंजर्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आपको एक सेपरेट लेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपके खराब पार्टिकल से आपके केमिकल्स के अंदर जो है वो कलेक्ट करे। और इसके साथ साथ फिल्ट्रेशन के अंदर आपको जो है फिल्ट्रेशन के लिए जो कलेक्शन रिक्वायरमेंट होता है ना वो कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं ना ये आपकी स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग बनाती है। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसलिए मुझे जो है ये कंपनी इंटरेस्टिंग लगी। अब ये जो है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। यहाँ पे जो है कंपनी आपके रिएक्शन सिस्टम के अंदर भी काम करती है। तो रिएक्शन सिस्टम के अंदर ये एई रिएक्टर, बीई रिएक्टर और सीई रिएक्टर बनाते हैं। इसके साथ साथ ये लोग आपके हीट एक्सचेंजर्स भी बनाते हैं एंड ये लोग पंप्स के अंदर भी है। देन अगर हम सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे जो है ये लोग रिसीवर्स बनाते हैं, आपका स्टोरेज टैंक्स बनाते हैं और इसके साथ साथ कंपनी जो है कोनिकल ड्रायर भी बनाती है। और जो इनका थर्ड वाला बिजनेस है ना वो है इनका प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज वाला बिजनेस, जहाँ पे ये बहुत सारी कंपनी इसको जो है ना एंड टू एंड पूरे प्लांट्स भी बनाकर दे देती है कि यार अब बहुत सारी सीडीएमओ कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ये लोग उन्हें प्लांट बनाकर दे देते हैं। तो ये जो है इनके मेन बिजनेसेस के सेगमेंट बन जाते हैं। अगर हम इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो आपका ग्लास लाइन इक्विपमेंट का जो मार्केट है एक्सपेक्टेड टू ग्रो अबाउट 10.1% CAGR के आसपास ग्लोबली 2023 से 2028 तक। फिर इसके साथ साथ जब हम रिएक्टर्स की बात करें तो रिएक्टर्स के अंदर प्रेशर वेसल्स अगर आप देखोगे तो वहां पे 4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कमिंग 4 to 5 ईयर्स के आसपास। स्टोरेज टैंक्स के अंदर आपके मार्केट के अंदर जो है 7.6% की ग्रोथ रेट्स एक्सपेक्टेड है। फिल्टर्स के अंदर 8.7% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है एंड वैक्यूम पंप्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 5% के आसपास की जो है ग्रोथ रेट्स एक्सपेक्टेड है। और हीट एक्सचेंजर्स के मार्केट के अंदर भी जो है 5.8% CAGR की ग्रोथ रेट्स एक्सपेक्टेड है। जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो हीट एक्सचेंजर वाले मार्केट के अंदर जो है एक और कंपनी काम करती है जिसका नाम है KRN हीट एक्सचेंजर्स। अब KRN हीट एक्सचेंजर जो है ना वो आपके RAC कंपनीज के लिए प्रॉक्सी बनकर आती है। अब ये भी जो है एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। ये लोग जो है ना आपके कॉइल्स बनाते हैं जो कि आपके कंडेंसर कॉइल्स भी होते हैं और हीटिंग कॉइल्स भी होते हैं जो कि आपके एसी के अंदर यूज होते हैं और बाकी इक्विपमेंट्स के अंदर यूज होते हैं। ये KRN हीट एक्सचेंजर्स का भी जो है ना बहुत बड़ा केपेक्स आ रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस कंपनी को भी जो है जाकर रीड करो, जहां FY27 के अंदर से जो है ना हमें ग्रोथ रेट्स किक इन होते हुए देखने मिलेगी। फिर आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड ग्लास की बात पे और स्टैंडर्ड ग्लास के अंदर क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है जो कि एज इन्वेस्टर जो है हमें देखने चाहिए इस कंपनी के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड ग्लास के अंदर जो है ये लोग आपके शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर लॉन्च करने वाले इनके कंपनी के अंदर नया सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इसके वजह से हमें कंपनी के कहीं ना कहीं मार्जिन जो है वो बेटर होते हुए देखने मिलेंगे और टॉप लाइन के अंदर जो ग्रोथ का पोटेंशियल है ना कंपनी का वो भी इंक्रीज हो जाएगा।
फिर इसके साथ साथ कंपनी जो है बहुत बड़ा केपेक्स भी कर रही है, तो यहाँ पे कंपनी का जो है 40 to 50 करोड़ के आसपास का जो है केपेक्स आ रहा है, जो कि आपके ऑटोमेशन और आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके वजह से अगर आप कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखोगे तो वो जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगी, लगभग ट्रिपल के आसपास जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है। फिर कंपनी का एक ग्रीन फील्ड केपेक्स भी आ रहा है, जहां अगर आप देखोगे तो ये लोग 150 to 180 करोड़ के आसपास जो है नया प्लांट पे स्पेंड करने वाले हैं। और ये प्लांट जो है ना आपके हेवी फैब्रिकेशन और इसके साथ साथ आपके ऑयल एंड गैस वाले सेगमेंट के ऊपर रिलेटेड होगा। अब कंपनी जो है एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस कर रही है, मैनेजमेंट चाह रहा है कि इनका जो एक्सपोर्ट का शेयर है ना वो भी ये लोग इंक्रीज करे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के अंदर अगर आप इनके मार्जिन देखोगे तो हाईयर साइड पे एज कंपेयर टू इनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। तो आपको इनके एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यूज किस तरीके से इंक्रीज होते हैं वो देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एज ऑफ नाउ कंपनी का जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यूज आता है उसका जो शेयर है वो 5% के आसपास है, जो कि हमें इन कमिंग टाइम 12 to 15% के आसपास भी जो है इन FY26 देखने मिल सकता है। तो इसके वजह से हमें कंपनी के मार्जिन जो है कहीं ना कहीं जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। इसके साथ साथ ये कंपनी जो है ना इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज आपके CDMO कंपनीज से भी आते हैं और आपके केमिकल कंपनीज से भी आते हैं। तो ये कौन से कंपनीज के साथ अच्छी खासी रिलेशनशिप बनाकर रखी है और कौन सी कंपनीज इनके क्लाइंट है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो CCL जैसी कंपनीज, SRF जैसी कंपनीज, अगेन आपके बायोकॉन बायोलॉजिक्स जैसी कंपनीज आ जाती है, फिर ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनीज आ जाती है। अगेन यहाँ अगर आप देखोगे तो साई लाइफ साइंसेस, सिप्ला, तो ये सारी कंपनी जो है ना क्लाइंट्स बन जाती है कंपनी की। अगर हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो Q1 FY26 के अंदर टॉप 20 कस्टमर से जो है कंपनी के कुछ 62% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, और आपके जो रिमेनिंग टॉप 10 कस्टमर्स है वहां से कुछ 48% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो हाँ बॉस, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर जो है इन्वॉल्व है, और वो जो है कल को अगर थोड़ा भी इनका एक क्लाइंट जो है छोड़कर जाता हुआ हमें देखने मिला तो वो जो है कंपनी को कहीं ना कहीं बुरी चीजों से अफेक्ट करेगी, और ग्रोथ जो है हमें कहीं ना कहीं जो है स्लो डाउन होते हुए देखने मिलेगी। अभी कंपनी के जो है मैक्सिमम रेवेन्यूज डोमेस्टिक से ही आ रहे हैं, और फार्मा इंडस्ट्री से जो है हमें कंपनी के अबाउट 75% ऑफ रेवेन्यूज जो है देखने मिल रहे हैं। केमिकल से इनके जो है 12.3% के आसपास जो है रेवेन्यूज हमें देखने मिल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनी का केपेक्स किस तरीके से आ रहा है, तो इनका जो है ग्लास लाइंड इक्विपमेंट के अंदर जो है इनका एक केपेक्स आ रहा है ये वाले सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाले डिवीजन के अंदर भी इनके जो है अच्छे खासे मार्जिन है, अबाउट 19 to 20% के आसपास जो है ये लोग एबिटा बना पा रहे हैं ये वाले डिवीजन के अंदर। फिर मेटल इक्विपमेंट के अंदर ये लोग क्या करते हैं, आपके स्टेनलेस स्टील के अंदर काम करते हैं, हाई एलॉय हीट एक्सचेंजर्स के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी जो है सबसे हाईएस्ट एबिटा मार्जिन बना पा रही है, दैट इज 20 to 25%। और कंपनी के एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जो है 25% के आसपास एबिटा मार्जिन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे हमें इसका शेयर इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगा, हमें मार्जिन जो है कहीं ना कहीं जो है कंपनी के बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। फिर इसके साथ साथ जो है इनकी जो शेल एंड ट्यूब की जो कैपेसिटी है वो जो है एक्सपेक्टेड है कि 2026 के अंदर जो है जैन के अंदर स्टार्ट हो, और हमें जो है इससे अच्छी खासी सेल जो है जून 2026 से जो है देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आपके टॉप लाइन के अंदर ये प्रोडक्ट ऐड हो गया, तो यहाँ पे आपकी हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है ये आपका शेल एंड हीट ट्यूब एक्सचेंजर। तो इसकी वजह से आपके मार्जिन जो है कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव इफेक्ट होते हुए देखने मिलेंगे, और हमें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है देखने मिल सकता है। एज ऑफ नाउ Q1 FY26 के नंबर्स की बात करूं तो ग्रोथ बॉस कंपनी के अंदर हमें अच्छी खासी देखने मिल रही है, जहां 22% का टॉप लाइन ग्रोथ हमें देखने मिला है, और इसके साथ साथ 41% के आसपास की पैट ग्रोथ देखने मिली है। दैट मींस कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमें स्टैंडर्ड क्लास के अंदर देखने मिल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। अभी अभी IPO आया है, तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन वगैरह किस तरीके से प्ले आउट होता है। अब अगला जो बिजनेस है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना कहीं आपके लग्जरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब KDDL जो है पेरेंट कंपनी है, आपकी एक वॉचेस वाली कंपनी है जो कि वॉचेस रिटेल करती है। कंपनी का नाम है ईथॉस। अब ईथॉस होपफुली हम लोग चैनल पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ईथॉस क्या करता है, ये आपका लग्जरी वॉच रिटेलर थे। तो जो बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स की वॉचेस होती है, जैसे कि रोलेक्स की वॉच हो गई, या फिर इनके पास जेकब एंड को की भी वॉचेस होती है। तो जो वॉचेस जो है 20 लाख 25 लाख के आसपास की वॉचेस अगर आप देखते हो तो ईथॉस जो है ये वाली वॉचेस सेल करता है। इसके साथ साथ ईथॉस जो है आपकी लग्जरी ज्वेलरी के अंदर भी जा रहा है, और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो प्रीमियमाइजेशन है ना वो जो है कहीं ना कहीं जो है किक इन होते हुए देखने मिला है, और लोग जो है स्पेंड कर रहे हैं इन लग्जरी वॉचेस पे। अभी अगर आप ईथॉस का एवरेज सेलिंग प्राइस देखोगे ना Q1 FY26 के अंदर, तो वो भी जो है 2.13 लाख के आसपास का है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ईथॉस जो है आपके एक्सपेंसिव वॉचेस के अंदर ट्रेड करता है। अब इसके साथ साथ ईथॉस के अंदर अगर आप एक और चीज देखोगे तो इंडिया का अगर मैं वॉचेस का डेटा बताऊं
तो अभी 40-50 वॉचेस 40-50,000 की जो वॉचेस है ना वो वेयर करना जो है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अगर आपने देखा होगा आपके पीयर सर्कल के अंदर भी यहाँ वहाँ भी, तो आप देखोगे 40-50,000 की वॉचेस आर कॉमन। और स्मार्ट वॉचेस से जो है लोग एनालॉग वॉचेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और ये ट्रेंड जो है इन कंपनीज के मैनेजमेंट भी बता रहे हैं, जैसे कि ईथॉस का मैनेजमेंट हो जाता है, टाइमेक्स का मैनेजमेंट हो जाता है, वो लोग भी जो है यही ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो शिफ्ट जो है हमें वॉचेस के मार्केट के अंदर जो है देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी कंपनीज जो है बेनिफिट कर रही है। अब इथॉस के नंबर की बात करूं तो नंबर से यार इथॉस के 25% के आसपास जो है कंपनी ग्रो करती है, लेकिन इथॉस की तो बारे में जो है हम बात कर चुके हैं। अब मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है केडीडीएल का बिजनेस। अब केडीडीएल जो है ना कंपनी है, इथॉस के अंदर जो है अच्छा खासा स्टेक ऑन करती है। केडीडीएल इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है ना इथॉस की पेरेंट कंपनी है। अब केडीडीएल के नंबर्स की मैं बात करूं तो हमें पिछले कुछ टाइम से जो है इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर जो है कंपनी के अंदर नहीं देखने मिल रहे। अभी अगर हम Q1 FY26 की भी बात करें तो इन्होंने जो है सिर्फ आपका 29% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है टॉप लाइन के अंदर, और पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 18% की ग्रोथ देखने मिली, और पिछले कराती है। अगर आपको जेन्युइनली मार्केट के अंदर सीखना है, कुछ क्वार्टर जो है हमें कंपनी के अंदर जो है ऑपरेटिंग डीलेवरेज भी देखने मिल रहा था, और जो कंपनी के अंदर ग्रोथ है ना वो जो है हमें कहीं ना कहीं जो है स्लो डाउन होते हुए देखने मिली थी केडीडीएल के अंदर। अब केडीडीएल जो है ना ये बिजनेस जो है ना आपके प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, जो आपके स्विस वॉचेस कंपनीज होती है ना उन्हें जो है ये लोग कंपोनेंट्स बनाकर देते हैं। तो आपका जो LVMH है ना वो भी जो है आपके केडीडीएल का जो है एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। तो केडीडीएल के अंदर क्या हुआ था कि पिछले कुछ टाइम से जो है ना हमें वॉच के मार्केट के अंदर जो है ना थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला था। तो आपकी जो स्विस वॉचेस है ना वहां पे हमें कोविड के अंदर बहुत बड़ा बूम देखने मिला था, और कोविड के बाद से जो है हमें थोड़ा बहुत जो है नॉर्मलाइजेशन इन वॉचेस के रेट्स के अंदर देखने मिला, डिमांड के अंदर जो है देखने मिला। अब डिमांड है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डिमांड नहीं है, लेकिन जिस लेवल की डिमांड जो है हमें कोविड के आसपास देखने मिल रही थी ना वो लेवल की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं जो है हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिली है। और एक्सपेक्टेड है कि आपकी स्विस वॉचेस की जो इंडस्ट्री है एक्सपेक्टेड टू रिवाइव एट अबाउट H2 FY26 के आसपास। तो H2 से जो है हमें ग्रोथ देखने मिल सकती है कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इनके वॉच कंपोनेंट वाले बिजनेस के अंदर ये लोग जो है वॉच डाइल्स के अंदर भी काम करते हैं, जहाँ ये लोग बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मिलकर जो है उनके लिए वॉच डाइल्स बनाते हैं। इसके साथ साथ कंपनी जो है आपके वॉच हैंड्स भी बनाती है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दे आर दी ओनली सप्लायर इन इंडिया ऑफ 5 इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली। तो यहाँ पे इनकी फैसिलिटी जो है बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है। इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके ब्रेसलेट्स के अंदर भी है। तो ब्रेसलेट के अंदर इनके जो ऑपरेशन है ना वो 2024 के अंदर जो है कंपनी ने स्टार्ट किए। यहाँ पे इन्होंने 44 करोड़ के आसपास का केपेक्स किया हुआ है, और 75,000 यूनिट्स पर एनम की जो है इनकी कैपेसिटी बनकर आती है। तो ये बन जाता है इनका आपका वॉचेस एंड कंपोनेंट्स वाला बिजनेस। फिर इनका जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाला बिजनेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब आप वॉचेस के लिए देखते हो तो जब आपकी ऑटोमेटिक वॉचेस होती है तो ऑटोमेटिक वॉचेस के अंदर आपको बहुत प्रेसाइसली जो है देखनी पड़ती है चीज़ें, और बहुत प्रेसाइसली जो है चीज़ें करनी पड़ती है। गलती से एक कंपोनेंट भी इधर इधर हो गया तो वो पूरा वॉच का जो है सेंस ही पूरा मूव आउट हो जाता है। तो प्रेसिजन इंजीनियरिंग सबके बस की बात नहीं होती है, तो इसलिए ये वाले बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो हायर मार्जिन भी एंजॉय करते हैं। तो प्रेसिजन इंजीनियरिंग वाले बिजनेस की बात करूं कंपनी की, तो यहाँ पे ये लोग जो है आपके इलेक्ट्रिकल सेगमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वाले सेगमेंट, ऑटोमोबाइल वाले सेगमेंट, इसके साथ साथ आपके एरोस्पेस और कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले सेगमेंट के अंदर भी जो है कंपनी काम करती है। और इनके कस्टमर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोग जो है अच्छे खासे रिलेशनशिप मेंटेन कर कर रखते हैं अपने कस्टमर के साथ। अब केडीडीएल के अंदर आपको अगर ग्रोथ देखनी है तो होपफुली मैनेजमेंट के कमेंट्री के हिसाब से हमें जो है आपके H2 FY26 के अंदर देखने मिल सकती है। तो आप जो है केडीडीएल को ट्रैक करो, आपको देखना है कि क्या H2 के अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है क्या। एज ऑफ नाउ स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। अब मैं आपको जो है स्टॉक का चार्ट नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो है सेबी के भी रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके ऊपर जो है ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए थे, क्योंकि हम चार्ट्स वगैरह दिखा रहे थे। तो आप देख लेना खुद इंडिविजुअली जाकर चार्ट्स। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनका जो वॉच का जो एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है ना वहाँ पे जो है हमें रेवेन्यू डिक्लाइन होते हुए देखने मिला है। दैट इज 28% के आसपास से जो है इनका रेवेन्यू वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी जो है ना आपके मिड टू हाई वैल्यू सेगमेंट्स की तरफ जो है फोकस कर रही है, और यहाँ पे जो है इस वाले कैटेगरी के अंदर मैनेजमेंट फोकस कर रहा है। तो यहाँ से इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज आएंगे। फिर डोमेस्टिक वाले बिजनेस के अंदर जो है इनकी टेलविंड्स हमें देखने मिल रही है, क्योंकि अगेन इंडिया के अंदर जैसे मैंने आपको बोला प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड जो है हमें देखने मिला है। तो ये बन जाती है आपकी केडीडीएल की बात। इसके साथ साथ कंपनी जो है अपना खुद का नया ब्रांड भी लेकर आ रही है जिसका नाम है फेवरेल यूबा। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो KDDL जो है ये ईथॉस के थ्रू जो है ये ब्रांड को जो है सेल करने वाला है। और ये KDDL ने अगर आप देखोगे तो परचेस किया था, ये भी जो है एक बहुत पुराना वॉच ब्रांड है और KDDL ने परचेस करके अब ये जो है खुद के अंडर लेके आया और इस ब्रांड की वॉचेस को जो है ये सेल करेगा। तो अभी यहाँ से हमें अच्छे खासे रेवेन्यूज फेवरेल उबा से जो है नहीं देखने मिलने वाले। यहाँ से हमें रेवेन्यूज जो है हो सकता है FY27 के अंदर से देखने मिले, FY26 से इतने ज़्यादा रेवेन्यूज जो है अब यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये सीन बनकर आता है KDDL का। इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसके साथ साथ इनका प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाला बिजनेस जो है वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। और कंपनी जो है अच्छा खासा स्टेक होल्ड करती है ईथॉस के अंदर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इस कंपनी को जो है बॉस होल्डिंग कंपनी का जो है डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। और किस तरीके से आपको किसी भी कंपनी की जो है वैल्यूएशन करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है 0 to Hero मास्टर क्लास के अंदर सिखाई है। तो अगर आपने अब तक बॉस मास्टर क्लास के अंदर एनरोल नहीं किया है ना, तो लिंक मास्टर क्लास का जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है एनरोल कर सकते हो। अब इसके साथ साथ जो अगली कंपनी है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है उसका नाम है नॉर्दर्न आर्क। अब नॉर्दर्न आर्क भी जो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग और मॉडर्न बिजनेस है। अब नॉर्दर्न आर्क क्या करता है वो देखो, कंपनी भी अगेन छोटी है, 4400 या 5000 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी का मार्केट कैप है। अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न आर्क जो है ना, इनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से हमें बहुत अच्छा देखने मिल रहा है। जैसे कि अगर हम इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें, दैट इज लोन बुक की ग्रोथ, तो हमें जो है FY15 से जो है 30% CAGR की जो है ग्रोथ देखने मिली है। अभी FY25 के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है प्रॉब्लम के अंदर थी और इसलिए कंपनी का जो कहीं ना कहीं लोन बुक का जो पोर्टफोलियो है वो हमें इंपैक्ट होते हुए दिखने मिला है। और इसलिए आपका जो डिसबर्समेंट है ना पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, वो जो है हमें कहीं ना कहीं जो है वो रिड्यूस होते हुए देखने मिला है। तो इसलिए जो भी लेंडिंग के अंदर कंपनी काम कर रही थी MFI के अंदर, वो जो है हमें कहीं ना कहीं वहां पे स्लो डाउन देखने मिला है। अरमान देख लो, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण देख लो, नॉर्दर्न आर्क के अंदर भी देख लो, तो ये सारा जो है हमें देखने मिला है। अब इसके साथ साथ अगर मैं नॉर्दर्न आर्क की आपके साथ जो है बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी क्या करती है, ये लोग जो है डायरेक्ट कस्टमर लेंडिंग के अंदर भी काम करते हैं। तो जब आप डायरेक्ट कस्टमर लेंडिंग देखोगे तो ये कौन से सेक्टर्स के अंदर लोन देते हैं, MSME स्पेस के अंदर, कंज्यूमर स्पेस के अंदर और रूरल स्पेस के अंदर जो है कंपनी लोन देती है। और यहाँ पे लोन किस तरीके से देती है, इनके चैनल्स क्या है, इनके खुद के ब्रांचेस है, डिजिटली भी ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं और पार्टनरशिप के थ्रू भी जो है ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो है 54 के आसपास जो है रिटेल लेंडिंग पार्टनर्स है। अब कंपनी जो है ना आपके रिटेल क्रेडिट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। मतलब क्या कि यहाँ पे इनका अगर आप लेंडिंग AUM देखोगे तो लगभग जो है 50-50 के आसपास स्प्लिट है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप देखोगे तो आपका लेंडिंग AUM जो है 6200 करोड़ के आसपास हो जाता है, इनका फंड मैनेजमेंट AUM जो है 3100 करोड़ के आसपास हो जाता है। और यहाँ पे आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है तो उन्हें जो है ये लोग टेक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि निम्बस करके इनका एक प्लेटफॉर्म है, NPOs करके का एक प्लेटफॉर्म है। तो ये आपकी जो बड़ी बड़ी बैंक्स है ना उन्हें इनके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो ये बैंक्स को जो है हेल्प करते हैं कि आगे जाकर इस कस्टमर का जो है कितना NPA हो सकता है, ये कस्टमर डिफॉल्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, इसके साथ साथ आपको इस कस्टमर को लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना ये इनके डेटा और टेक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है बड़े बड़े बैंक्स को जो है हेल्प करते हैं। तो ये इनका जो प्लेटफॉर्म है ना डेटा और टेक का, ये कहीं ना कहीं जो है इनका जो D2C लेंडिंग वाला बिजनेस है ना उन्हें भी जो है स्केल आउट करने में हेल्प कर सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज लगती है मुझे नॉर्दर्न आर्क के बारे में। तो ये जो है ना आपका डिजिटली और टेक वाला लेंडिंग वाला बिजनेस है, तो इसलिए मुझे ये जो है बिजनेस थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा कि बॉस आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का रूरल फाइनेंस के अंदर का जो AUM है वो जो है हमें MFI के स्ट्रेस की वजह से जो है इंपैक्ट देखने मिला। कंज्यूमर फाइनेंस का अगर आप AUM देखोगे तो वो 3500 करोड़ का AUM है। और यहाँ पे अगेन MSME के अंदर इनका जो AUM है वो 2600 करोड़ के आसपास का जो है वो बनकर आता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनी अपना D2C वाला वर्टिकल जो है वो हमें स्केल करते हुए देखने मिलने वाली है। और D2C के अंदर अगर आप कंपनी के निम्स देखोगे ना तो वो थोड़े बेटर है एज कंपेयर टू इनका दूसरा वाला बिजनेस। तो यही बात बनकर आती है ओवरऑल। अगर हम निम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है इनका प्रॉब्लमेटिक बिजनेस जो है वो रूरल वाला बिजनेस है। क्योंकि देखो आप रूरल वाले बिजनेस के अंदर लेंड कर रहे हो तो आपका रिस्क भी ज्यादा होता है, तो उस तरीके से आप इनके निम्स देखोगे तो निम्स भी ज्यादा होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनका जो रूरल वाला बिजनेस है ना ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा रिड्यूस करने वाले, तो इसके वजह से इनके निम्स पे जो है हमें प्रेशर जो है थोड़ा बहुत देखने मिलेगा और निम्स जो है हमें फॉलो होते हुए देखने मिलेंगे।
और ये लोग जो है जैसा मैनेजमेंट ने बोला लॉन्गर टेन्योर और हायर क्वालिटी कस्टमर्स के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे अगेन आपके यील्ड्स भी जो है थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। अब एमएसएमई के अंदर भी जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रेस देखने मिल रहा है। अगर आप बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज देखते हो, एचडीएफसी फाइनेंस जैसी कंपनीज देखते हो, तो वो लोग यही बता रहे हैं कि एमएसएमई पोर्टफोलियो के अंदर जो है पिछले एक क्वार्टर से जो है हमें स्ट्रेस देखने मिल रहा है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि एमएसएमई के अंदर जो है चीजें किस तरीके से प्ले आउट होती है। अब देखो थोड़ा रिस्की है एमएसएमई वाला पोर्टफोलियो, लेकिन मुझे नहीं लगता है, जैसे कि एसबीएफसी के मैनेजमेंट ने भी बताया कि ये ट्रेंड जो है ना एक क्वार्टर के अंदर स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। अब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगेन लेंडिंग के अंदर जो है आरबीआई भी चाह रहा है कि रिवाइवल हो, तो H2 के अंदर से जो है ना हमें सारी लेंडिंग कंपनीज के अंदर जो है ना ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकती है, बीट प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक और बाकी बैंक्स। अब प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक के ऊपर भी जो है मैं एक बहुत डिटेल पूरा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो है वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सेक्टर ऑफ द नेक्स्ट बुल रन वो वीडियो का टाइटल है मोस्ट प्रोबेबली। तो आप जो है वो वाला वीडियो जो है जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ये बनकर आती है आपके नॉर्दर्न आर्क की बात। अब नॉर्दर्न आर्क की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट ने जो है गाइडेंस कितना दिया हुआ है, ये लोग जो है अपना कंज्यूमर फाइनेंस वाला जो पोर्टफोलियो है वो 25% के आसपास ग्रो करने वाले, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग 25-30% के आसपास जो है आराम से ग्रो कर सकते हैं इन कमिंग टाइम। और इसके साथ साथ इनकी निम्स जो है इंक्रीज होने वाले, जैसे ये लोग जो है अपना D2C वाला बिजनेस स्केल करने वाले, तो इनका D2C वाला बिजनेस जो है ना ये लोग 70% के आसपास रखने वाले। तो इसकी वजह से इनके मार्जिन भी जो है ना कहीं हमें बेटर होते हुए देखने मिलते हैं। जब आप फाइनेंशियल कंपनीज ट्रैक कर रहे हो तो आपको क्या क्या मेट्रिक्स ट्रैक करनी चाहिए इनके बुक्स के अंदर, जैसे कि लोन बुक ग्रोथ आपको देखना है, मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है, एसेट क्वालिटी आपको देखना है कि जीएनपीए कितना है, एनएनपीए कितना है, क्योंकि एक बार कोई भी फाइनेंस कंपनी के अंदर गलती से भी एसेट क्वालिटी खराब हो गई तो बॉस आपका उस कंपनी के अंदर जो है ना बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और फाइनेंस कंपनीज के अंदर एसेट क्वालिटी जो है ना वो सबसे मेन मेट्रिक है। अगर एसेट क्वालिटी खराब हो गई तो फिर आपको प्रोविजन पे जो है करने पड़ते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि आपको जो है लोन्स भी कई बार नहीं मिलते जो आप लोन्स लैंड करते हो। तो ये एमएफआई स्पेस के अंदर हमें देखने मिला, तो इसलिए एनपीए और जीएनपीए जो है ना इंक्रीज हो गए। तो आपको जो है पोर्टफोलियो एट रिस्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर जो है ट्रैक करना चाहिए। अगेन अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कॉस्ट आपको ट्रैक करना चाहिए, जो कि आपको बताता है कि यार आगे जाकर अगर आप देखोगे तो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए अगर क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो ये जो है ना एक नेगेटिव बात है। तो ये सारी चीजें जो है ना मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है ना मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है, जहां मैंने आपको बताया है इंडिविजुअली कि हर एक सेक्टर के अंदर जो है आपको क्या ऐसे मेट्रिक्स होते हैं जो कि आपको ट्रैक करनी चाहिए। तो आपका किसी भी सेक्टर को ट्रैक करने का जो टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाता है, और बस आपको पता होता है, आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होता है, एक मेंटल मॉडल होता है कि बॉस इस सेक्टर के अंदर जो है मुझे ये देखना है, और आप जो है उसे इंडिविजुअल जाकर देख सकते हो। तो एक तो इससे आपका रिसर्च का टाइम जो है ना वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, और एज रिटेल इन्वेस्टर जो है आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट